हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। हमारे पास एक पेपर है डायमेंटोपोलस का, एडवांसिंग फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल्स। ये जेबीआर जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च में पब्लिश हुआ था 2008 के अंदर। इस पेपर में ऑथर्स ने एक टेबल ऑफ कंटेंट दिया है कि इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है। इसमें शुरू में इन्होंने बताया इसके बारे में, फॉर्मेटिव के बारे में। प्लीज़ माइंड इट, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिव के बारे में है, लोअर ऑर्डर एज वेल एज हायर ऑर्डर भी। फिर रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, क्या फ़र्क होता है इन दोनों के अंदर, हायर ऑर्डर के अंदर किस तरह से काम करते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स जो जर्विस ने दिए थे टर्मिनोलॉजी, उनसे अलग है इनकी टर्मिनोलॉजी। फिर मेजरमेंट मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन, कहाँ कहाँ बायस आता है, और फॉर्मेटिव के अंदर क्या इशू और रेमेडी है। इसमें कुछ हम ये देखेंगे सारी चीज़ें, मल्टीकोलिनिटी, इंटरकोरिलेशन ऑफ एक्सोगेनस वेरिएबल, आइडेंटिफिकेशन की, या उसके आगे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के असेसमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी डिटेल में पेपर दिया है ये इन्होंने, तो आइए एक बारी ग्लांस करते हैं पेपर पे। तो इंट्रोडक्शन अब देख लीजिएगा, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव क्या होता है। ये वही बताया कि यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्टिव है इसके अंदर ये पहले से एग्जिस्ट करता है और सारे आइटम उसके रिफ्लेक्शंस हैं, जबकि फॉर्मेटिव में इनसे मिलके बनता है। ओके, इस एरर टर्म की हम बात करेंगे, इनके कोरिलेशन क्यों किया है इसकी भी बात करेंगे। फिर हम ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि कैसे अलग अलग जर्नल्स में कौन कौन से फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट लिए हुए हैं इन्होंने। यहाँ इन्होंने डिस्कस किया कि जार्विस ने ये टर्मिनोलॉजी दी थी, फॉर्मेटिव, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, ये हम पहले बात कर चुके हैं। हायर ऑर्डर जब हम बनाते हैं तो 4 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, मज़ेदार बात है, इन्होंने ये चेंज कर दिया नॉमेनक्लेचर। जार्विस ने टाइप 1 बोला था रिफ्लेक्टिव को, और डायमेंटोपोलस ने इसको चेंज कर दिया, टाइप 1 है फॉर्मेटिव। इसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस। ये 4 फॉर्मुलेट उससे फॉर्मेटिव से मिलके बना है डायमेंशन से, अटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, मोटिवेशनल। अब ये चारों बिल्कुल अलग अलग हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन चारों अलग हैं, और चारों मिलके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस बनाते हैं। तो ये अपने आप में ये सारे फॉर्मेटिव हैं और चारों मिलके एक फॉर्मेटिव बना रहे हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव। सेकंड ये बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव, जो लोअर ऑर्डर पे रिफ्लेक्टिव है, हायर पे फॉर्मेटिव है। इसके आपको काफ़ी पेपर मिल जाएंगे, और इसके इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, जिसके अंदर कुछ डायमेंशन है, मॉनिटरी सेक्रीफाइस, वेबसाइट डिज़ाइन, फुलफिलमेंट, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी या प्राइवेसी। ये अपने आप में सारे लोअर ऑर्डर रिफ्लेक्टिव हैं और मिलके ये फॉर्मेटिव सेकंड ऑर्डर बनाते हैं, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये बोलते हैं, एक टाइप थर्ड जार्विस ने दिया तो है ये वाला, जिसमें लोअर ऑर्डर पे फॉर्मेटिव है और हायर ऑर्डर पे रिफ्लेक्टिव है, पर ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली इस पे कोई पेपर नहीं है, बहुत रेयरली आपको पेपर मिलेंगे। खैर ये भी हो सकता है ये 2008 का पेपर था, तब तक इनको नहीं मिले, पर इन्होंने रीज़न दिए हैं कि क्यों ऐसा कम चांसेस हैं इसके नहीं मिलेंगे, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इन्होंने बताया कि बहुत सारे जर्नल्स को आइडिया नहीं है, और ये एक क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं एक्चुअली। तो अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल, अकेडमी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल, जेबीआर, इन सब के अंदर इतने पेपर पब्लिश हैं जिसमें ये स्पेसिफिकेशन ही रॉन्ग था, 35%, 80%, 60%। अब क्या बोले इस पे, तो पेपर ही पब्लिश हो गए और ए स्टार कैटेगरी में, जिसमें कंस्ट्रक्टिव गलत लिए हुए हैं। पर ठीक है, दैट्स ए पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, हम हमेशा सीखते रहते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, उस वक्त वो ठीक लगती हैं बातें। पर दैट्स इंटरेस्टिंग, इतने जर्नल्स में इतनी बातें गलत सी हैं। तो हम क्विकली यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इनकी कंसेप्चुअल इश्यूज की, स्टेटस क्वो फॉर्मेटिव। सबसे पहले तो आता है एरर फ्री मेजरमेंट। तो देखिए, जो हम इसमें टर्म को मेजर करेंगे, आइटम्स, उस पे एरर नहीं आता, एरर हमेशा आएगा कंस्ट्रक्ट पे। ओके। सेकंड इन्होंने कहा इंटरप्रिटेशन ऑफ एरर, उसका मीनिंग क्या है, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो एरर आप कंस्ट्रक्ट के ऊपर लगाते हैं वहाँ उसका मीनिंग है कि और भी बातें हैं जो डिपेंड करता है, जिस पे कंस्ट्रक्ट डिपेंड करता है। लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको टीचर इफेक्टिवनेस देखनी है तो मैंने कहा टीचर का नॉलेज, टीचर का कम्युनिकेशन, पेशेंस लेवल, सिर्फ इन 3 पे थोड़ी इफेक्टिव होगा, और भी बहुत सारी बातें होती हैं टीचर में, कैसे नेटवर्किंग कैसी है, बाहर कितने लोगों को जानते हैं, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। तो एक एरर टर्म लगाने का मतलब ये है कि और भी बातें हैं,
यही ये बोल रहे हैं यहाँ पे। द एरर टर्म इन द फॉर्मेटिव measurement model reflects the impact of all remaining causes other than those represented by the indicators in the model। तो ठीक है, ये तो लॉजिकल बात है। नेक्स्ट इन्होंने कहा जब इसका एस्टिमेशन करेंगे तो एक तो आपको मल्टी कोलिनिटी देखना है, दैट मेक्स सेंस। जनरली होगी नहीं, पर VIF ग्रेटर देन 10 जो है वो इशू होता है, लेस देन 3 और 3.3 या 5 ऐसे कई आपको मिल जाएंगे रेफरेंसेस इसके। एक्सोजेनस वेरिएबल कोरिलेशन, इंटर कोरिलेशन, यानी जो आपके आइटम्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन होगा या नहीं। इसके इन्होंने कई मॉडल बताए हैं कि एक तो हो सकता है फॉर्मेटिव का अपने कंस्ट्रक्ट के साथ हो, जो फॉर्मेटिव के सारे कंस्ट्रक्ट हैं उनके बीच में हो, बाहर वालों के साथ हो। इन्होंने कई तरह के मॉडल बताए हैं और सबसे बेस्ट सारे रिकमेंड यही करते हैं कि एक कंस्ट्रक्ट के जो आपस में आइटम्स हैं, फॉर्मेटिव के कंस्ट्रक्ट के जो आइटम है उन सब में हमें कोरिलेटेड करना है। ठीक है, वो चेक भी हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि आर तो होता नहीं है इनके बीच में, तो चेक हो जाएगा। तो आपने जब भी बनाना है उसमें 2 साइडेड एरो में लगेंगे, पर्टिकुलरली अगर आप एमोस कोवेरियंस बेस्ड सैम पे बात कर रहे हैं तो। आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया था आपको कि एक इशू रहता है, अपने आप में तो फॉर्मेटिवली जो है अंडर आइडेंटिफाइड होते हैं, हो नहीं पाता ये आइडेंटिफिकेशन। और इसके लिए एक मैंने आपको बताया था 2+ रूल चलता है यहाँ पे कि मिनिमम 2 आउटगोइंग होने चाहिए आपके एरो। अब वो किसी पे भी लगे, जो आपका कंस्ट्रक्ट है फॉर्मेटिव उससे मिनिमम 2 आउटगोइंग हो। तो यहाँ 3 तरीके हैं, या तो आप 2 रिफ्लेक्टिव लगा दीजिए जैसे इस मॉडल में दिखाया हुआ है कि ये एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है और 2 मिनिमम आउटगोइंग आपने ये लगा दिए, इसका नाम होता है मिमिक मॉडल। या 2 आप इनकी जगह वेरिएबल ही यूज कर लीजिए, या एक वेरिएबल कंस्ट्रक्ट और एक आइटम ऐसे यूज कर लीजिए। 3 इन्होंने बताए हैं, जिसमें से फर्स्ट है, इसका नाम है मिमिक, मल्टीपल आइटम मल्टीपल कॉज। तो इसके अंदर ये हम देखेंगे एमोस के अंदर कैसे इस पे काम करते हैं। बेसिक पर्पज है इसका, मिमिक का एक्चुअली डबल रोल है। अगर हम एक तो रोल है इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें चाहिए मिमिक मॉडल, एक और भी होता है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला तो है कि आप 2 रिफ्लेक्टिव ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉडल में क्या हो रहा है, ये दोनों आइटम इस पे डिपेंड करते हैं। तो यानी ये कहीं ना कहीं लॉजिकल होना चाहिए कि क्यों डिपेंड करते हैं। आप सिंपली कुछ भी नहीं मेजर कर सकते। तो हम जब मिमिक के पेपर देखेंगे उसमें देख लेंगे कि कैसे लोगों ने कैसे लिया हुआ इन्हें। फिर एक ये है, इसमें दोनों ही हमारे रिफ्लेक्टिव हैं, ये भी रिफ्लेक्टिव और कंस्ट्रक्ट्स हैं। ये प्लीज़ याद रखिए, इसमें से आउटगोइंग एरो ही होने चाहिए 2। तो इसमें हम बोल देते हैं ये नोमोलॉजिकल वैलिडिटी के लिए हम कर लेते हैं। अगर आपको पूरा ऐसा मिल जाता है कि ये दोनों मॉडल का ही पार्ट है फिर तो फैंटास्टिक है। इन्होंने ऑथर्स ने लिखा भी है कि सिर्फ इसलिए लेना प्योरली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, थोड़ा लॉजिकल हो। और ये सबसे पॉपुलर है। इसमें एक ये तो हमारा फर्स्ट सर्व करेगा रिडंडेंसी एनालिसिस, जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालें, और ये नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ ऑथर्स बताते हैं कि ये ऐसे 3 चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, हायर ऑर्डर भी अपने आप में अंडर आइडेंटिफिकेशन होगा। अगर आप सेकंड ऑर्डर फॉर्मेटिव की बात करें उसमें भी प्रॉब्लम आई है। फिर फर्दर आता है इसके रिलायबिलिटी वैलिडिटी कैसे देखेंगे हम। तो रिलायबिलिटी तो इनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि सारी बातें ही अलग अलग हैं। आपके वो जो आइटम्स हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, वो तो कोई उसका मीनिंग तो नहीं निकलेगा। डायमेंटोपोलस ने कहा कि अगर लेना भी है तो टेस्ट रिटेस्ट सॉर्ट ऑफ जो रिलायबिलिटी है ना वो देख सकते हैं, पहले क्या था और अब क्या हो गया, टेस्ट रिटेस्ट तरीका आप देख सकते हैं। वैलिडिटी के अंदर 2 तरह की वैलिडिटी आती है कि इंडिविजुअल आइटम की वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी। आइटम की वैलिडिटी पे यहाँ पे एक पॉइंट आता है। देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्ट की बात करें, आइटम की बात करें, मैं एक बार डायग्राम दोबारा देख लूँ। हमारा ये डायग्राम है, ये है मेरा फॉर्मेटिव, 3 आइटम है, इनको आपस में कोरिलेटेड करना है, ऊपर एक एरर टर्म लगानी है। ऑब्वियसली अपने आप तो रन होगा नहीं है एमोस में या बाकी कोवेरियंस बेस्ड सॉफ्टवेयर में, तो इसके आगे भी कुछ होगा। अब यहाँ पे जब हम करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये मल्टीपल रिग्रेशन का केस हो गया ना। जितने ज़्यादा होंगे आपस में फाइट करेंगे सेम R² के लिए, तो क्या होगा, इनके बीच में काफ़ी संभावना है कि मल्टीकोलिनिटी हो या अदरवाइज भी कोई इनसिग्निफिकेंट हो जाए। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई इनसिग्निफिकेंट हो गया उसे हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये एक मेन क्वेश्चन आता है। इस पे 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये बोलते हैं बिल्कुल हटा देना चाहिए, लेकिन ऐसे भी आपको रेफरेंस मिलेंगे जो ये कहेंगे नहीं इसको रखना चाहिए, क्योंकि इसका डबल रोल है आइटम का, वो कंटेंट वैलिडिटी को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है।
कंटेंट कवरेज भी तो है, आप बताएं कि इनसिग्निफिकेंट था पर रहने दें, हटाएं ना मॉडल से, ये एक तरीका है। सेकंड इन्होंने कहा दूसरा तरीका है एक्सटर्नल वेरिएबल के साथ आप असर्टेन करें अपने वैलिडिटी। एक्सटर्नल के साथ कैसे, इसको बोलते हैं एक सिंगल ग्लोबल आइटम ले लीजिए और फॉर्मेटिव इंडिपेंडेंट होगा, वो सिंगल आइटम डिपेंडेंट होगा और वो रिडंडेंसी एनालिसिस के बारे में हम कर सकते हैं। ये जो हमने ऊपर बात किया था, एक सिंगल आइटम लेके इससे असर्टेन करें हम अपनी वैलिडिटी को, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। सो कन्वर्जेंट वैलिडिटी इन फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट इज असर्टेन्ड बाय रिडंडेंसी एनालिसिस। ये अलग वीडियो में हमने बात कर रखी है कैसे निकालते हैं। लास्टली आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को कैसे निकालें, इसका तरीका है नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप फॉर्मेटिव में काम करें, आपको लगभग हमेशा एक नॉमोलॉजिकल नेटवर्क से एक वेरिएबल लेना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने कहा है कि उसका क्या कोई थ्रेशोल्ड है, तो ये बोल रहे हैं बस एक तो जीरो ना हो, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, और उसका जो भी साइन थ्योरी बोलती है वैसे ही निकले। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि मेरा ये सेकंड ऑर्डर है टीचर इफेक्टिवनेस। ओके, अगर टीचर इफेक्टिवनेस होगा तो बच्चों के मार्क्स के ऊपर फर्क पड़ेगा कि स्कूल की कल्चर पे फर्क पड़ेगा। अब ये कल्चर मैंने नोट कर लिया और टीचर का इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये शो करूँगा, ये मेरे मॉडल का पार्ट नहीं है, मैं तो टीचर और बाकी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, पर कल्चर मैं फिर भी लूँगा ताकि मैं ये असर्टेन कर सकूँ ये सही मेजर हुआ है। एक तरीका ये दिखाने का ये रहेगा कि देखो जो कल्चर पे इसका पॉजिटिव पड़ता है और मेरे डाटा में भी वो पॉजिटिव आया और वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो था, p लेस देन 0.05 थी। तो नॉमोलॉजिकल नेटवर्क के बारे में हमें काम इसमें करना चाहिए, ये पहली चीज़ होगी। दूसरा तरीका इन्होंने बताया, ये जो एरर टर्म आता है इसका क्या मीनिंग है। एरर टर्म का मतलब है कि ये बाकी और कॉजेज हो गए रह गए हैं, और भी चीज़ें हैं जो आपके कंस्ट्रक्ट को इफेक्ट करती हैं। सो डायमेंटोपोलस का कहना है कि आपका जो एरर टर्म है वो भी एक इंडिकेटर हो सकता है। लोअर द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म द मोर वैलिड द कंस्ट्रक्ट। हालांकि यहाँ कोई हमारे पास एक वैल्यू नहीं है कि इससे कम पे मान लिया जाएगा, अच्छा, पर जनरली आप कर सकते हैं कि भाई ये लोअर वैल्यू है तो ये काफ़ी ठीक है। और एक है हमारा कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस, जिसका मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। तो फॉर्मेटिव में ये लगभग चीज़ें रहेंगी जिनके बारे में हम बातें करेंगे। हालांकि हमारे पास एक पेपर है प्रोफेसर हेयर का, पेपर का नाम है व्हेन टू यूज एंड हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ PLSM। इसमें प्रोफेसर हेयर एक्सेट्रा वो डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट मॉडल में फॉर्मेटिव में आपको रिडंडेंसी एनालिसिस के बारे में बात करनी है, VIF, सिग्निफिकेंस, रेलिवेंस के बारे में। और लास्ट में ये सारा समझाने के बाद इन्होंने एक टेबल दी है। इस टेबल में ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव हो तो ये रिपोर्ट करेंगे, फॉर्मेटिव है तो एक तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट करना है रिडंडेंसी एनालिसिस और कोरिलेशन 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड VIF आपका 3 से कम हो तो बहुत बढ़िया, 3 से 5 तक चलेगा, और 5 से ऊपर अगर है VIF तो इशू रहेगा। नेक्स्ट है P वैल्यू के बारे में। P वैल्यू अगर लेस देन 0.05 है फैंटास्टिक है, और रेलिवेंस ऑफ द इंडिकेटर विद अ सिग्निफिकेंट वेट तो बहुत ही अच्छा है, वो तो बढ़िया रहेगा ही। और अगर वो नहीं है तो भी आप उसको रिटेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास 0.5 से ज़्यादा का लोडिंग हो उसकी। इवन वो अगर नहीं भी सिग्निफिकेंट है तो भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बाद में स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर जो जो चीज़ें हैं। इसी तरह से अगर आप रेफर करें सेकंड ऑर्डर है हायर ऑर्डर के बारे में, तो ये दूसरा पेपर है, इसका नाम हाउ टू स्पेसिफाई, एस्टिमेट एंड वैलिडेट द हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट इन PLSM, ऑस्ट्रेलियन मार्केटिंग जर्नल का पेपर है ये। और इसमें देखते हैं यहाँ पे एक इन्होंने चेकलिस्ट दी हुई है, उस चेकलिस्ट में टेबल 7 के अंदर है ये चेकलिस्ट। तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करनी है, फिर एस्टिमेशन का देखना है, मेजरमेंट के बारे में और स्ट्रक्चरल मॉडल के बारे में। ये सारा मैं अलग से बहुत डिटेल में कई वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो पूरे इस पेपर के ऊपर एक्चुअली एक 7-8 वीडियो मैंने बनाए थे PLSM के कंटेक्स्ट में। तो अभी हम इसको देखेंगे कुछ और पेपर, इनके जो कैसे यूज़ करते हैं और लोगों ने मिमिक वगैरह को कैसे यूज़ किया, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।